बहुत बच्चे एब्सेंट है, नहीं कोई इशू नहीं है, वीडियो डरा रहा है। बिजनेस स्टडीज में बातें नहीं करेंगे। बिजनेस स्टडीज में मोबाइल को बैग में रख लीजिएगा, मोबाइल किसी का टेबल पे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा तो छीना जाएगा। लेक्चर 3 तक पढ़ लिए, कितना लेक्चर पढ़ लिए है? 3 लेक्चर पढ़ लिए। उस 3 लेक्चर में हमने पढ़ला, जो कल का लेक्चर था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल का, जो 14 प्रिंसिपल था जिसको हमने याद कराया था। याद करने का तरीका क्या था कि हम लोग मेमोराइज करने के लिए ये एक सेंटेंस याद करेंगे, जिस सेंटेंस में 14 लेटर्स है, 14 लेटर सेंटेंस बना है। 14 लेटर मेक्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फ्योल। ओके, तो व्हाट दिस 14 प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर। ओके, तो ये सेंटेंस जो है ये डैड यू सी यूएसए सा OIC, दिस आर द 14 सेंटेंसेस। अब इसका हम एब्रिविएशन करते हैं। दैट जो 14 प्रिंसिपल बनेगा तो इसमें D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, D फॉर डिसिप्लिन, ओके, U फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, S फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट, E फॉर इक्विटी एंड जस्टिस, E for spirit core, U for unity of direction, S for stability of tenure of personnel, S for scalar chain, R for remuneration, O for order, I for initiative, and C for centralization and decentralization. These were the 14 principles. कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को याद भी होगा, है ना? यस सर, बोलिए। चलिए पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब ये जो 14 प्रिंसिपल है इसको हम फॉलो कर लेंगे तो क्या फायदा होंगे, और इसको हम इग्नोर करेंगे मतलब कि हम वायलेशन करेंगे। वायलेशन मतलब क्या होता है? उल्लंघन। इग्नोर करना होता है कि किसी को फॉलो नहीं करना, ये वायलेशन कहलाता है। तो अगर इसको वायलेट करेंगे तो क्या नुकसान होंगे। और प्रिंसिपल, जैसे किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जैसे सपोज कि पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का फायदा क्या है कि सर जो काम बांट दिया गया है तो उससे जो एम्प्लॉयज है उनको एक पर्सनल मतलब उनका स्किल डेवलप हो जाएगा। कैसे स्किल डेवलप होगा? बिकॉज काम बांटने के बाद उनको पार्टिकुलर काम मिलता है और रिपीटेडली वही काम करेंगे। जब रिपीटेडली वही काम करेंगे तो स्किल क्या होगा? डेवलप हो जाएगा, उसके बीच उसका एक्सपीरियंस उनको हो जाएगा। जब एक्सपीरियंस किसी चीज का हो जाता है, स्किल डेवलप हो जाता है, तो उस काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों अप्लाई हो जाते हैं। जैसे एक नया पर्सन कोई काम करे तो हो सकता है कि बहुत सारा वेस्टेज करे, हो सकता है ना। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि कितना खर्च होगा, कितना यूज होगा, तो आप वेस्टेज कम कर देते हैं। तो दैट्स वाई जब हम रेगुलर काम करते हैं तो एक्सपीरियंस डेवलप होता है, एंड एक्सपीरियंस डेवलप होने से एक स्किल डेवलपमेंट होता है, एंड उससे फायदा ही होता है कि कोई भी गोल अचीव होता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और वही नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होगा। अब हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ते चले जाएंगे। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको डिविजन करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। डिवीजन ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मतलब कि जो बड़ा सा पूरा काम है must be divided into a small task or unit and instead मतलब होता है उसके बदले of assigning मतलब कोई किसी को टास्क देना ही असाइनमेंट कहलाता है। तो whole work to one person, one task or unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience। कोई भी काम हम कैसे बांटेंगे? उनके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज के बेसिस पे बांटेंगे। यानी जैसे हमने हमेशा एग्जांपल अब जो ये बंदर और मछली का एग्जांपल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी बंदर मछली का अप्लाई हो जाएगा। बंदर को कौन सा काम देंगे? तो पेड़ पर चढ़ने वाला काम दे दीजिएगा तो फटाफट कर लेगा। मछली को पानी वाला काम दे दीजिएगा, मछली काम कर लेंगे। सिमिलरली कि किसी वर्कर को वही काम दीजिए जिसमें वो निपुण हो, मतलब कि गुणी हो, जानता हो। हम वो काम नहीं देते जिसमें वो नहीं जानते हैं, तो फिर तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। When a person is performing a part of job again and again, अगर किसी काम को हम again and again करते हैं, जैसे मान लो कि आप पार्टनरशिप शुरुआत की होंगे
तो जब शुरुआत के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दिक्कत हुआ होगा, रूल डेबिट क्रेडिट में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन अगेन एंड अगेन जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें क्या एक्सपीरियंस हो जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल मैनेजमेंट 14 है, याद करने की बात है कोई सुनाया, कोई थोड़ा नहीं सुनाया या जो भी है, तो अगर हम बार बार उसको रिपीटेडली सुना याद करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि वो हमारे माइंड में भर जाएगा और याद रहेगा। तो वही काम है कि किसी पार्टिकुलर व्हेन अ पर्सन परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर जॉब अगेन he will become a perfect and specialized समझते होंगे ये उस किसका उस महारत ही उसका हो गया है in doing that and the efficiency level will improve। जितना आप efficiently काम करेंगे उतना कम कॉस्ट और उतना कम वेस्टेज होगा, और जितना कम एफिशिएंसी से काम करेंगे उतना ज्यादा वेस्टेज होगा। लेवल विल इंप्रूव। Fuel said not only the factory work but technical, managerial and skill jobs should also be divided। हम सिर्फ फैक्ट्री वर्क को डिवाइड नहीं करेंगे, हर काम को डिवाइड करेंगे। मान लो कि टॉप लेवल में पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, बजट बनाना है, तो वहां भी क्या करना है, काम को बांट लिया जाएगा। मेरा काम बजट बनाने का, आपका पॉलिसी का, आपका डिजाइनिंग का। देखिए जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग होता है, टॉप लेवल प्रोडक्ट डिजाइनिंग, उसका कलर करना, उसमें क्या कंटेंट लिखना है, कंटेंट का फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट किस प्रकार का होगा, हर चीज का एक डिजाइनिंग किया जाता है। उसके बाद क्या क्वांटिटी, किस किस क्वांटिटी का निकालेंगे, क्या प्राइस रखेंगे, तो वो सब एक ही टॉप लेवल का एक ही डिपार्टमेंट या एक पर्सन ही कर रहा होगा क्या? टॉप लेवल में बैठा हुआ एक ही इंसान होता है क्या? क्या एमडी ही होता है? नहीं, डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं हर कंपनी में, और मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में 2 होता है, पब्लिक कंपनी में 3 होता है, और मैक्सिमम 15 होता है। लेकिन 15 से अधिक डायरेक्टर बढ़ाया जा सकता है आप रेजोल्यूशन पास करके। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, सब कंपनी में वुमेन डायरेक्टर भी होती है। यानी जैसे आप लोग हैं, आप लोग अगर मान लीजिए काम जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप CS करिए, CA करिए, MBA करिए, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन जरूर लीजिए जिससे आपको किसी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर का पोस्ट मिल सके। जैसे अरुंधति भट्टाचार्य जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की MD हुआ करती थी, अभी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की वुमेन डायरेक्टर है, करोड़ों सैलरी मिलता है, यानी वुमेन के लिए भी एक प्रोविजन है, ठीक है ना। तो वुमेन डायरेक्टर, अब कहीं ना कहीं कंपनी में एक डायरेक्टर तो नहीं है। अब जैसे मान लो कि 15 डायरेक्टर है, तो 15 डायरेक्टर का एक ही काम तो नहीं होगा ना, इसका ये काम होगा, उसका वो काम होगा, CEO का अलग काम होगा, CFO का अलग काम होगा, COO का अलग होगा, CEO का अलग होगा, सारे के फुल फॉर्म लिखवा दिए हुए, ठीक है ना। तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्यूल का क्या करना है कि सिर्फ फैक्ट्री वर्क को ही नहीं डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास काम है, जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सब मैनेजमेंट सब लेवल में हमको वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे देखो, इन बैंक 1 पर्सन इज रिसीविंग कैश। बैंक गए हैं, बैंक में क्या होता है, जैसे कैश जमा करने का काउंटर अलग होता है, निकालने का, कहीं चालान जमा करने का, कहीं फॉर्म भरने का, हर चीज का काउंटर क्या होता है, अलग अलग होता है। वन इज गिविंग कैश, वन इज मेकिंग एंट्री इन पासबुक। लोन डिपार्टमेंट अलग होता है, देखते होंगे। वन इज गिविंग लोन, वन इज डूइंग FD। FD का फुल फॉर्म क्या होता है? जानते ना, फिक्स्ड डिपॉजिट। इंसान को कभी भी सेविंग में पैसा ज्यादा नहीं रखना चाहिए। सेविंग में पैसा अगर आपका ज्यादा रहता है तो वो पैसा डेप्रिसिएट करता है, समय के अनुसार डेप्रिसिएट कर जाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई इंसान जमीन बेचा और उसको जमीन का 50 लाख रुपया मिला। कितना मिला? 50 लाख रुपया मिला। अब वो जाके अपने बैंक अकाउंट में सेविंग में डाल दिया। अब सेविंग में मान लो 3% इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है? तो 5 लाख, 50 लाख का 3% कितना होता है? 1,50,000। ये क्या है? इंटरेस्ट है 1 साल का। अब मार्केट में इन्फ्लेशन रेट कितना परसेंट है? मान लो इन्फ्लेशन रेट 7% है। महंगाई दर कितना परसेंट है? सुनो ध्यान से, इन्फ्लेशन रेट कितना परसेंट है? तो ये जो 50 लाख रुपया में जो सामान आप आज खरीदते थे, 1 साल बाद वह सामान 50 लाख प्लस 7%, 50 लाख 7% कितना होता है? 3,50,000, यानी 53,50,000 आपके पास होना चाहिए कम से कम।
लेकिन बैंक में जो जमा किया उसमें कितना पैसा था इंटरेस्ट 1,50,000, तो 51,85,000 ना हुआ, तो आपका पैसा क्या हुआ, डेप्रिसिएट कर गया। डेप्रिसिएट मनी भी करता है, वहां करेगा जब आपके मार्केट रेट से या जो इन्फ्लेशन रेट है उससे कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मनी का वैल्यू गिर रहा है। इसलिए बैंक में कम से कम एफडी, यानी नहीं रिस्क लेना है तो एफडी कर दीजिए। एफडी कम से कम कितने साल के लिए होता है? कम से कम 45 दिन का होता है, 45 डेज, 90 डेज, 6 मंथ्स, 1 ईयर या अपार्ट फ्रॉम कितने दैट। दिन के लिए भी डाले एक ही रेट ऑफ नहीं, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। और आप 45 डेज का रखेंगे तो कम मिलेगा, 2-3 साल का रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, है ना। मैक्सिमम 10 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं। बट इस इंसान को कभी भी 50 लाख रुपया एफडी का नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ पैसा कहीं पे, यानी डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का कॉन्सेप्ट, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। याद रखिएगा, अपने लाइफ में एक वर्ड हमेशा याद रखिएगा, पोर्टफोलियो। क्या रखिए, पोर्टफोलियो। नॉलेज का भी पोर्टफोलियो रखिए। अकाउंट्स में भी हमको हीरो बनना है, और बीएसटी में भी बनना है, और इकोनॉमिक्स में बनना है, हर जगह। तो ये पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है आपका। अब सिर्फ अकाउंट से क्लास को आप ज्वाइन करते हैं, खूब अकाउंट से मेहनत करते हैं, अब बीएसटी इकोनॉमिक्स को आप हो जाएगा एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, तो ये पोर्टफोलियो तैयार नहीं होगा। कुछ सारा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से में कर रखा है, कहाँ कर दिया, अब गलती से अकाउंट्स के दिन मेरा तबियत खराब हो गया, तो अकाउंट सब गया, तो हम तो डूबे सना, बीएसटी और इकोनॉमिक्स से डुबा देगा। इसलिए पोर्टफोलियो का होता है बैलेंस। बैलेंस डज नॉट मीन कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन द वेरियस सेक्टर्स, you are investing your time, precious time in various knowledge. This is also the portfolio. आप पूरा दिन भर पढ़ना भी सही नहीं होता है, थोड़ा बहुत फिजिकल गेम खेलिए। हाँ, आज आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल वाला गेम खेलते हैं, नहीं, आप लोग फिजिकल गेम खेलिए। वो उसको क्या बोलते हैं जो मिलाते हैं कलर, वो आता है ना प्लास्टिक, वो मिलाइए, पजल के लिए, ये सबसे ब्रेन का एक्सरसाइज करता है। चलिए, आप डेली थोड़ा मैथ बनाइए। क्या बनाइए, मैथ। डेली 10-20 मिनट मैथ का सवाल बनाइए। चलिए, समझ गए? अब देखिए ध्यान से, बातें नहीं करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ, आर्यन हल्ला नहीं, तुम आज से आया है, हल्ला शुरू हो जाएगा तो फिर पिटाई खा जाएगा। बिना मुंह बंद किए, सॉरी मुंह बंद किए हुए यहाँ पर ट्राई कर ध्यान दो। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब जो हम डिवीजन ऑफ वर्क करें इसके फायदे क्या है, इसके क्या फायदे हैं। पहला फायदा है कि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। कैसे आएगा, काम अगेन एंड अगेन होगा। और दूसरा, अगेन अगेन काम जब होगा, एक क्वालिफाइड पर्सनल करेगा तो एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन भी इससे होता है। हमको जब कोई काम मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन किसी एम्प्लॉय को कब होगा, जब उस काम को अच्छे से जानता है, करना उसको आता है, तब उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन आप उस काम, जैसे किसी एम्प्लॉय को नए काम पे लगा तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो मजबूरी में कर रहा है, इवन तो उसको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, बोले भाई हमको काम करने ही नहीं आ रहा, फिर भी दे दिया है। बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए किसी को हम बोले कि दिन भर तुम खड़ा रहो, ऐसे ही खड़ा रहो, क्या नहीं तुमको हम 50 सैलरी देंगे, वो अपने आप कहेगा कि खड़ा होने का 50 रुपया दे रहा है, भाई कोई काम दे दो तो हम 50 रुपया, जॉब से नहीं मिलेगा उसको खड़ा होने का। डेली बोले एक ही साथ खड़े हो, सिर्फ खड़े रहना मिलेगा, खड़ा होना ही उसका काम है, बताइए। तो ये बात समझे, तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहलाता है, 2 फायदे हैं कि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और एफिशिएंसी क्या होगा, इंप्रूव होगा। लेकिन बात ये आती है कि इफ वी डू नॉट फॉलो द डिवीजन ऑफ वर्क, कंसिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम। क्या होता है मतलब, परिणाम। वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो सिंपल सी बात है कि स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, एफिशिएंसी नहीं आएगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी, लैक मतलब कमी, एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। बहुत इजी है आपका। और देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। हमने कल बताया था कि आप काम बांटे ही नहीं तो कोई भी आएगा, कोई भी काम करेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही काम को 2-3 एम्प्लॉय कर रहे होंगे, बाद में पता चले हम भी यही कर रहे थे, तुम भी वही कर रहा था, भाई डुप्लीकेशन क्रिएट हो गया। That's why you have to identify the work, and after identification you have to divide the work among the
worker among the employees as per their qualification, knowledge, experience. सर इसके लिए कोऑर्डिनेशन भी तो चाहिए सर। कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन हम अभी जैसे हम अभी डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं तो वो तो हर चीज में कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द पढ़ाई में भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। आपके समय के अनुसार समय को कोऑर्डिनेट करेगी, रात में कैसे पढ़ना है, दिन में कैसे पढ़ना है। जैसे सपोज कि आपका भी रोजा रमजान चल रहा है, अब रमजान चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि दिन भर फास्टिंग रहता है, तो उसमें एज ए स्टूडेंट लोग नहीं पढ़ पाते होंगे, क्लासेस भी जाने हैं, साइकिल चलाकर जाने हैं, धूप भी है, गर्मी भी है, तो उसको मैनेज करना भी तो एक मैनेजमेंट कहलाता है कि हमको ऐसे मैनेज करना है कि रमजान भी चलता रहे, हमारी पढ़ाई भी चलती रहे और उसका होमवर्क भी बनता रहे। बिकॉज 30 डेज रमजान होता है, यू कांट एब्सेंट द 30 क्लासेस ड्यू टू रमजान बिकॉज इट विल मतलब कि ऑब्सोलेट योर नॉलेज जो भी पढ़े हुए हैं पहले से, तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये भी मैनेजमेंट होता है। कोई फेस्टिवल को मेंटेन करना वो भी मैनेजमेंट ही, हर चीज जो करते हो मैनेजमेंट है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, जब हम गोल को अचीव कर लिए तब। चलिए अब डिवीजन ऑफ वर्क के कीवर्ड देखिए, बात को बतियाते बड़ा है आप लोग। डिवीजन ऑफ वर्क के कीवर्ड की मतलब कीवर्ड समझते ना, इंपॉर्टेंट, यानी इस टॉपिक में ये वर्ड जरूर यूज करेंगे। ये टॉपिक आएगा, इसका आंसर लिखना है तो ये वर्ड यूज करेंगे। कैसे, क्या यूज करेंगे, डिवाइडिंग द वर्क इनटू डिपार्टमेंट क्रिएट कर दो। इससे सेल्स वाले का काम होगा, सेल्स वाला डिपार्टमेंट बना दो। अकाउंट वाले काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना दो। समझ गए। एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज। कोई भी काम कैसे लोकेट करेंगे, कैपेबिलिटीज पे। जैसे मान लीजिए आप सब हमारे एम्प्लॉइज हैं, आप बताइए अपना आपके पास क्या कैपेसिटी है। जैसे उज्जवल, आपको हम क्या काम दे सकते हैं, आप क्या काम ले सकते हैं, बोलिए बोलिए। भारी भरकम हाँ सही तो बोल रहे हैं, भारी भरकम। आपको क्या काम मिल सकता है, आप क्या किसमें आप कैपेबल हैं, कुछ भी। तो मतलब सर मुझे मैनेजमेंट वाला काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट वाला काम क्या, फंक्शन में क्या, सेल्स कर सकते हो। हाँ सर, हम लोग कैसे किए थे क्या कर क्या सर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कोई ये ना क्या बोलते हैं सर। चलिए समझ गए। बेस ऑफ फंक्शन फॉर्मेट टेक्निक, मतलब फंक्शन फॉर्मेट टेक्निक का बेस होता है बेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन में क्या आता है समझिए। डेलीगेशन में 3 चीज आता है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिख लीजिएगा डेलीगेशन में, एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या चीज आता है बेटा, 3 चीज आता है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन मतलब होता है कि कोई डेलीगेट समझता है, जैसे मान लो कि पीएम के बिहाफ में उनका डेलीगेशन, यानी ग्रुप गया जो पीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेलीगेशन मतलब कि पावर को हम डेलीगेट कि भैया ये डिपार्टमेंट को आप संभालिए। जैसे रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है तो कहीं ना कहीं रिलायंस ही आ गया। जैसे रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है तो पूरे रिलायंस को संभालने के लिए क्या पावर को बांटा जाता होगा, नहीं बांटा जाता होगा। रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ये सब बांटा जाता होगा। इसी को बोलते हैं डेलीगेशन। इसी को क्या बोलते हैं, डेलीगेशन, यानी काम को बांट दिया गया। सारा काम एक इंसान नहीं संभाल रहा है। पहला प्रिंसिपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। एग्जाम्पल देखिए, सॉरी एक केस स्टडी देखिए। बिहार बोर्ड वाले नहीं भी देखें तो काम चल जाएगा, बट देखिए नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान रखिएगा यही काम आएगा। बिजनेस स्टडीज जो है वो आपके अकाउंट से भी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, फॉर मैनेजमेंट, मतलब कि हम बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे करें। अकाउंट्स क्या सिखाता है, अकाउंट सिखाता है अकाउंटिंग करना, डबल एंट्री सिस्टम कैसे होता है, कैसे प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क सिखाता है। बट मैनेजमेंट क्या सिखाता है, मैनेज करना, डील करना,
ठीक है, समझिए केस स्टडी क्या है। मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड इज द कंपनी। एबीसी लिमिटेड क्या है? एक कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, वैसे एबीसी लिमिटेड है। डज नॉट एलोकेट द वर्क, उन्होंने काम को एलोकेट नहीं किया एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर। बताइए यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया? डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए था। आप अगर नहीं किए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? डुप्लीकेसी हो सकता है, एफिशिएंसी लैक हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, यही ना बात हो सकती है। Which principle is violated by them? कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया गया है? डिवीजन ऑफ वर्क, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बीटा लिमिटेड। प्रोडक्शन मैनेजर मतलब फंक्शनल बेसिस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। तो कहीं ना कहीं यहाँ काम लगता है बांट दिया गया है। टू स्पेशल केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स while distributing work among them। अब बताइए यहाँ पर क्या वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले स्पेशल केयर मैनेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या इससे क्या होगा? एफिशिएंसी इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? अब वो कहाँ कर रहा है ये काम? पूरे कंपनी के लिए कर रहा है कि अपने डिपार्टमेंट के लिए? अपने डिपार्टमेंट के लिए कर रहा है। He was of the firm opinion that a worker should be given a worker, a मतलब one worker should be given one work again and again। अगर एक वर्कर को एक ही काम बार बार करते रहे, उसे स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन आएगा। तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो यहाँ किया जाएगा? सो दैट दे मे बिकम एक्सपर्ट इन इट, वो स्पेशलाइज बन जाएगा। स्टेट, यहाँ स्टेट करना है। स्टेट देखो यहाँ पर बोला कौन सा प्रिंसिपल, यहाँ डिनर वर्क बोल दीजिए, यहाँ बोला कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रिंसिपल मैनेजमेंट का स्टेट मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ वर्क। कर सकते हैं ना कि इसमें एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, गोल अचीव हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये कर सकते नहीं कर सकते? समझ गया? चलिए अब है सेकेंड, ऑथोरिटी एंड। हमने कल भी डिस्कस किया था कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पावर को थोड़ा सा ट्रांसफर करना। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई मतलब कि ये मुजफ्फरपुर जोन का पावर मिल गया। जैसे बैंक होती है, जोनल ऑफिस होता है बैंक का, उस जोनल ऑफिस में बहुत दो चार कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने बैंक, सब बैंकों का हेड होता है जोनल मैनेजर। कौन होता है? जोनल मैनेजर। जोन होता है एरिया, ये जोन वो जोन है ऐसे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सबका जोनल ऑफिस जो है आपका मुजफ्फरपुर में है। अब मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक का जोनल ऑफिस आपका मुजफ्फरपुर में है, तो इस बैंक जो जोनल ऑफिस में पंजाब मुजफ्फरपुर आ जाएगा, मोतिहारी आ गया, मान लीजिए सीतामढ़ी आ गया, मोतीपुर आ गया, समस्तीपुर आ गया, शिवहर आ गया, ये सब जिला आ गया। तो इस हर जिले में बैंक होंगे। सब बैंकों का हेड कौन होगा? ये उस जोन के बैंक का हेड कौन होगा? जोनल मैनेजर। जोन के बैंक का हेड कौन होगा? जोनल मैनेजर। और पूरे इंडिया के बैंक का हेड होगा एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एमडी बोलेगा तुम ऐसा कर, तो हम जोन बाय जोन बांट देते हैं, एरिया बांट देते हैं। और जोन बांटने के लिए जोनल मैनेजर बना दिए। अब तुम इस जोन का हेड हो गया, अब तुम इस जोन को संभालेगा, यानी इस जोन का रिपोर्टिंग तुम करेगा मुझे। एमडी बोलेगा किसको? जोनल मैनेजर को। अब जोनल मैनेजर को तो यानी जो एमडी के पास पावर था, वो पावर बोला तू थोड़ा पावर ले लो, जोन का पावर तुम्हारे पास चल जाता है। यानी जोन में कोई काम करना है, किसी को लोन सैंक्शन करवाना है, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ का लोन लेना है। अब मान लीजिए कोई गांव है, कोई गांव मतलब कोई शहर, मतलब कि जगह है जहां पे एक ब्रांच है, उस ब्रांच के पास पावर है 10 लाख रुपए तक लोन देने का, उससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते। लेकिन कोई वहां पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बोलता है कि हमको 1 करोड़ का लोन चाहिए, आपके बैंक में मेरा अकाउंट है। वो ब्रांच कहेगा भैया मेरा तो 10 लाख का पावर दिया गया हुआ। यानी ऑथोरिटी उसके पास था ब्रांच मैनेजर के पास, बट कितने का पावर था? 10 लाख। 10 लाख से 11 लाख का लोन नहीं दे सकता। यही ऑथोरिटी की भी एक सीमा होती है। तो ब्रांच मैनेजर कहेगा भैया ऐसा करें, रुक जाइए, हम अपने सीनियर से बात करते हैं। तो ब्रांच मैनेजर का सीनियर कौन होगा? जोनल मैनेजर।
एमडी नहीं, एमडी के पास नहीं जाओ, तो एमडी के पास जाएगा तो गैंग प्लान हो गया, एस्केलेशन समझ रहे ना, एस्केलेशन एमडी के पास नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, अपने से हेड के पास। तो उसका हेड कौन है, जोन का बॉस, जोनल मैनेजर। अब एमडी बोलेगा ठीक है तुमको हम 10 करोड़ तक का पावर दे दिए हुए, 10 20 100 करोड़ तक कर सकते हो, क्योंकि जोन समझ रहे ना, बड़ा एरिया हो जाता है। वहां हम कहेंगे नहीं एक आधे करोड़ का पावर देंगे तो बहुत कम हो गया 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ बहुत कम हो गया जोन लेवल पे, ब्रांच लेवल पे ठीक है 1 करोड़। तो ब्रांच मैनेजर जाएगा, सर देखिए ना 1 करोड़ का लोन करवाने आया है, अरे ठीक है बात करते हैं, क्योंकि बैंक को इससे फायदा होगा, लोन लेने वाले लोन लेंगे तो, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगी। अच्छा उनको बुलाइए, अब क्लाइंट जाएगा, जोनल ऑफिस जाएगा, जोनल ऑफिस होता है, जोनल ऑफिस में बैंकिंग वर्क नहीं होता है, सारे बैंकों के काम को देखा जाता है, सारे बैंकों के काम को चेक किया जाता है जोनल ऑफिस में। जोनल ऑफिस में कोई पैसा जमा करने नहीं जाता है, निकालने नहीं, आपको पैसा निकालना जमा है तो ब्रांच में जाइए, जोनल ऑफिस में पैसा जमा निकलता नहीं, वहां पर सारे जो ब्रांच है उसके जो वर्क हो रहे हैं उसको चेक किया जाता है, वहां पर ऑडिट होता है, वगैरह सब कुछ होता है। हम लोग हमेशा ऑडिट पे जाते थे, जोनल ऑफिस, जोनल मैनेजर की बात करते थे। अब जोनल मैनेजर बुलाइए उनको चाय पानी पे, उनको बुलाएगा, अब सारा डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और 1 करोड़ का लोन सैंक्शन कर देगा। कौन करेगा, जोनल। तो जोनल एमडी ने पावर किसको दिया, जोनल मैनेजर को। जोनल मैनेजर ने पावर दिया था, ब्रांच मैनेजर को दिया था कि भैया तुम्हारा छोटा ब्रांच है तुमको हम 10 लाख का पावर देते हैं, तुम्हारा बड़ा ब्रांच है तुमको हम 50 लाख का पावर देते हैं। ऐसा पावर होता है। ऐसे ये बिहार यूनिवर्सिटी है ना कैंपस, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो ये स्केल 4 का बैंक है, स्केल 4 का जो मैनेजर होता है उसको चीफ मैनेजर कहते हैं। स्केल 4 से नीचे जाता है तो ब्रांच मैनेजर कहलाता है, ब्रांच मैनेजर से भी बड़ा होता है चीफ मैनेजर। हम लोग ऑडिट में जाते थे, हम लोग तो 3.5 साल तक बैंक के ऑडिट पे गुजारे, चीफ मैनेजर से बात कर रहे हैं, जनरल मैनेजर से बात कर रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं, उसमें 3.5 हुआ करता था, 3.5 साल का ट्रेनिंग होता था, सीए का ट्रेनिंग। 2 ही साल के। और जब क्लाइंट प्लेस हम लोग जाते थे बड़े बड़े मतलब कि, तो वहां पर क्या करता था, अरे सर ऑडिटर आए हुए, हम लोग घर तक पहुंचाता था अपनी गाड़ी से, प्रॉपर रेस्टोरेंट में बैठाता, मतलब होटल सब कुछ देता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। वो लोग तो काम कम करने देता था कि ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा गलती ढूंढेगा। तो पावर समझ रहे ना, पावर है, बट पावर क्या हुआ, पावर को डेलीगेट कर देते हैं। क्या करते हैं कि हमारे पास पावर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जोनल मैनेजर ने जो ब्रांच मैनेजर को पावर दे दिया, अब ब्रांच में कुछ गड़बड़ी आ गई, ब्रांच में कुछ गड़बड़ी आ गई तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रांच मैनेजर तो होगा, लेकिन इस ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जोनल मैनेजर पे भी पड़ जाएगी। क्यों नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि एमडी में जगह तुम्हारे जोन में ये जो ब्रांच है खराब हो रहा है, तुम नहीं ध्यान देता है क्या, तुम्हारा ब्रांच में गड़बड़ कर रहा है, लोन ज्यादा दे दिया, नहीं ध्यान देता है क्या। ऐसा घटना हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक मैनेजर था, वो जितना लोन था उससे ज्यादा, मतलब जितना एसेट्स था उससे ज्यादा का लोन दे दिया गया। तो ऐसी होती है ऑडिट में, जब आप जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक लेविश लाइफ को आप जिएंगे, लेकिन लेविश लाइफ को जीने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, उसका आपके पैर जमीन पे नहीं रहेंगे। आपको क्लाइंट ही, जैसे कहीं ऑडिट पे जाना है, क्लाइंट ही आपका 1A में बुक करेगी अगर ट्रेन से है तो, नहीं तो फ्लाइट से ही आपका जिस जगह पे आप उतरेंगे रहेंगे, जिस शहर में रहेंगे, वहां के शहर का सबसे अच्छा होटल मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी खर्चा नहीं आपका। अगर क्लाइंट पे से कार से आ रहे हैं तो कार का पेट्रोल का खर्चा, कोई जैसे मेरा दोस्त है तो ऑडिट पे गया, उस क्लाइंट का पेट्रोल पंप पे था, सर का डीजल टंकी भर दिया। तो ये सब लाइफ, ये सब छोटा मोटा बात जो हम बताए हैं, उसके अलावा पैसे की तो मतलब कि अनलिमिटेड इनकम होगी जब तक आपकी जीवन चलती रहेगी। कोई रिटायरमेंट सीए में नहीं होता है, जब तक आपकी जीवन चलती रहेगी आप कमाते रहेंगे, और हर साल आपकी इनकम बढ़ेगी, घटेगी नहीं। साइन का पैसा कमाएंगे, जैसे अभी बोले कि साइन पे कोई सस्पेंड भी हो सकता है। 4 दिन का ऑडिट था एक जगह, उसका फी मिला था 13 लाख रुपया, 4 दिन का ऑडिट पे, बहुत बड़ी ब्रांच थी। तो पैसे ही हैं, लेकिन हाँ इसके पहले आपको डेली 10 से 12 घंटा पढ़ना है। पढ़िए 10 से 12 घंटा, 4-5 साल में आप सीए बन जाइएगा। जब बन जाइएगा समय के अनुसार बहुत कुछ कमाए, लेकिन हाँ
सीए बनने के बाद मेहनत करिएगा, लेकिन वैसा मेहनत नहीं, वो मेहनत होगा कमाने वाला मेहनत। अब कमाने वाला समझ रहे हैं ना, 4 गो सिस्टम लगा हुआ है, 4 स्टाफ है, यहाँ पर बात करें, क्लाइंट का फुल और आपकी जो सर्किल बनेगी, ध्यान रखिएगा, सर्किल सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग होता है, वो सर्किल होगा करोड़पति से। लाखपति तो आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऑडिटर का काम नहीं है। सर ये पूछना था करोड़पति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े क्रिमिनल, जमींदार, ठेकेदार, सर बचा दीजिए। हमारे यहाँ बड़ा बड़ा ठेकेदार आता था, एक बार गलती से चप्पल पहन के आ गया, चप्पल नहीं, वो बात करिए ना, वो डर गया, सर कितना आप क्रिमिनल, कितना ठेकेदार रहेगा, एक पढ़ा लिखा इंसान के सामने वो झुक जाता है। ये तो जान रखिएगा, जानता है भाई, पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़े लिखे इंसान या टीचर जो है इसको सम्मान, कोई भी इंसान को सम्मान देता है। ये सब चीजें होती है, तो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। एक इनटैंजिबल एसेट्स है, आप इनटैंजिबल एसेट्स क्रिएट कर रही है, ध्यान रखिएगा। आप कितनों रियल एसेट्स बनाइए, बट इनटैंजिबल जो ज्ञान का एसेट्स होता है ना, ये अलग ही सेटिस्फैक्शन देता है, मतलब कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन देता है, ये ध्यान रखिएगा। सर एक सीए फॉर्म खोलने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? मतलब कोई बंदा सीए बनता है 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप सीए बन के सीओपी सर्टिफिकेट प्रैक्टिस लीजिए, आप फॉर्म खोल लीजिए। डायरेक्ट आप ट्रेनिंग में यही तो सीखे हैं कैसे ऑडिट करते हैं, हम उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, शुरुआत में फाइल्स कम मिलेंगे, आपको जान पहचान करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा। सीए बनने के बाद थोड़ा स्ट्रगल होता है कमाने के, शुरुआत में ही आप सीए बनने के बाद 50 लाख रुपए कमाने लगे, ऐसा नहीं है, लेविश लाइक जिले लेगा, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास भी सीए आता है, पीएचडी कर रहा है भैया, ये आता है, देखे ना, मिले तो सीए से। तो स्टार्टिंग में जब सीए बनते तो आपका स्ट्रगल रहता है, बट पढ़ने वाला स्ट्रगल नहीं है, फेल करने वाला स्ट्रगल नहीं है कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो सीए बन चुके। हाँ, आपकी कमाई धीरे धीरे शुरू होगी। हाँ, जब आप रैंक वगैरह लाते हैं, आपका प्लेसमेंट होता है किसी कंपनी में, जैसे केपीएमजी आ गया, डिलॉयट आ गया, ईएनवाई आ गया, पीडब्ल्यूसी आ गया, रिलायंस आया, टाटा मोटर्स आ गया, अमेजॉन आ गया, गूगल आया, ये सब कंपनी आपको लाखों का पैकेज देंगे। जैसे अभी एक एग्जाम्पल बोला था आईसीआईसीआई का, याद है, एक लड़की को मिला था 35 लाख रुपए, ऐसे मिलते हैं, रैंकर्स को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीए में रैंक लाइए ना लाइए, सीए बनना ही आपका टारगेट होना चाहिए। साइन तो वही वैल्यू जो रैंक आया उसकी एकदम, तो हाँ। रैंक नहीं आया। यही कि रैंक में आया या आप जब फेल नहीं होते, फर्स्ट रैंक निकालते, तो आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा। और जैसे प्लेसमेंट होगा तो पहला 10 साल जॉब करो, जॉब करके खूब पैसा कमा लो। शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं करो, जॉब में पैसा कमा लीजिए, वो पैसा लगा दो, अपने ऑफिस खोल दो, अपना मालिक। चलिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समझिए। अभी जो हम समझाए ब्रांच में कहानी, पूरा वही चीजें यहाँ पर है। पढ़ सकते हैं क्या? पढ़िए तो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंस और पैरिटी का मतलब हो गया? देखिए, ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, responsibility means obligation to complete the job on time, and both must be equal. According to this principle, there must be a balance or parity. Parity मतलब balance maintain करना, parity, parallel, बराबर, between the authority and excess of authority without matching responsibility may bring negative result, and excess of responsibility without matching authority will not allow the worker to complete his job on time. यानी कोई चीज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑथोरिटी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। An organization should build safeguard against misuse or abuse of managerial power. हमने अगर पावर आपको दे दिया तो उसका मिसयूज भी नहीं करना है, जैसे वो ब्रांच ने किया था।
अब मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश, पनिश मतलब सजा देना, द सबऑर्डिनेट्स फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग a legitimate order but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for giving his arguments। क्या कहता है ये लाइन? ये लाइन कहता है कि अगर एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर का बात नहीं माना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी था और विलफुली वो पालन नहीं किया और नॉट ओबे द रूल, ओबे है ना, ओबे मतलब पालन करना, तो जो सुपीरियर होगा वो उसको पनिश करेगा, लेकिन पनिश से पहले उसकी बात को सुनेगा। बताइए आप क्यों नहीं ये बात माने, क्या कारण था? यही बात है कि आप यहां पर देखिए वनली पनिश आप कब करेंगे, वनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू द फॉर गिविंग जो ऑर्डर, यानी आप बोलिए, आप बताइए क्यों नहीं माने, आपका काम क्यों नहीं हुआ, बताइए। अब 4 दिन कहां थे? अब आप हंसिएगा, सैलरी कट हो जाएगा। बोलिए कि नहीं बोलिए? आपको बताना पड़ेगा ना कि मेडिकल इमरजेंसी आ गया था, फैमिली प्रॉब्लम आ गया था, कुछ भी। अब लेट क्यों आ रहे हैं ऐसा? 3-4 और जवाब मिलना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ अ पर्सन इज गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन 1 वीक टाइम, यानी एक पर्सन को क्या काम मिला है कि 100 प्रोड्यूस करना है एक सप्ताह में, बट ही इज नॉट गिवन ऑथोरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। देखो उसको बोल देगा सामान बनाओ, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदेगा, पावर नहीं मिला, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल चुका है लेकिन ऑथोरिटी मिला, गड़बड़ हो गया ना। If there is no raw material available in the storeroom, as a result, he could not complete the target of producing 100 units on time। अब मान लीजिए स्टोर में रॉ मटेरियल है ये नहीं है, बोल दिया बनाने के लिए, खरीदना किसे वो नहीं बोल के गए। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें। द वर्कर कैन नॉट बी ब्लेम फॉर नॉट कंप्लीटिंग ऑन टाइम, यानी वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि काम अपने टाइम पे नहीं किया, बिकॉज ही वाज नॉट गिवन, ही वाज गिवन ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको क्या मिला था? सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट द मैचिंग ऑथोरिटी टू कैरी ऑन द वर्क। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी will less authority results non completion of job। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक्सेस ऑथोरिटी दे देंगे तो मिसयूज हो सकता है। इसके फायदे क्या है? अगर ऑथोरिटी को हम डेलीगेट करते हैं तो ऑथोरिटी का मिसयूज नहीं होगा और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को मिला है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो काम में डिले हो सकता है, ऑथोरिटी का मिसयूज हो सकता है और वर्क ओवरबर्डन हो सकता है। समझ गए? इसके कीवर्ड देख लीजिए, मैच, पैरिटी, इक्वलिटी, ये सब याद होगा। एलोकेशन ऑथोरिटी एज पर वर्क असाइंड टू इंडिविजुअल्स, गिविंग ऑथोरिटी, मैचिंग टारगेट, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी है। अब देखिए टॉपिक तो आपको याद है तो दोनों का आंसर तो वही बोलिएगा। समझ गए? अब मैनेजर should have the right मतलब यहाँ पर क्या होगा? अधिकार। टू पनिश, यानी मैनेजर को क्या अधिकार है? पनिश करने का। टू सबऑर्डिनेट फॉर willfully not obeying a legitimate order but only after sufficient opportunity has been given to his case। Identify the principle of management। बताइए क्या होगा? Authority and equality है। ये किस वर्ड से पता चलेगा? यहाँ से right to punish। दूसरा, a salesman of ABC Limited could not achieve his sales target of 1,01,000 units on inquiry. It was found that he was not allowed to take decision related to given discount। मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया गया था कि एक तरह बेचना है, लेकिन उसको ये ऑथोरिटी नहीं मिला था कि आपको डिस्काउंट में भी बेच सकते हैं। अब हो सकता है बोले अचीव नहीं हो सकता है। स्टेट द प्रिंसिपल, कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? और उसको स्टेट करना है। आपको क्या लिखा हुआ है? स्टेट करिए। स्टेट मतलब एक्सप्लेन करिए, हो जाएगा। चलिए डिसिप्लिन कल करें, कल करें, ठीक है। डिसिप्लिन पढ़ के आइएगा, ठीक है।